बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम आयद किया था कि उनको कत्ल करवाया जाएगा और कत्ल की साजिश के अंदर उन्होंने एक सीनियर पुलिस ऑफिसर पर इल्ज़ाम आयद किया। IG इस्लामाबाद के हवाले से उन्होंने कहा कि वहाँ से एक हदायत मिलने के बाद उन्हें कत्ल करने का एक मनसूबा बनाया जा रहा है और पुलिस के साथ एक ऐसा मुकाबला शो किया जा सकता है जैसा मुर्तज़ा भुट्टो शहीद के साथ हुआ था। लेकिन सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब करदा सदर हैं, पार्टी के कारकुन हैं, क्योंकि हदायत लेने वो ज़मान पार्क आते हैं। हालांकि सदर का ओहदा एक ऐसा ओहदा है कि जो बिल्कुल गैर जानबदार होता है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो भी सदूर आते हैं किसी पार्टी की तरफ से मुंतखब होते हैं, वो अपनी पार्टी के ज़्यादा वफादार होते हैं। जनाब सदर आरिफ अलवी साहब ने उसी पुलिस ऑफिसर को एजाज़ से नवाजा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर न जाने क्या गुजरी होगी कि जिन के बारे में, जिस पुलिस अफसर के बारे में उनके पार्टी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इल्ज़ाम आयद करते हैं कि वो उन्हें कत्ल करना चाहते हैं। दूसरी तरफ उसी पार्टी के एक कारकुन सदर पाकिस्तान उन्हें एक एजाज़ से नवाजते हैं। हमने देखा कि माजी में कुछ ऐसे नौजवान भी हमने देखे कि जो अपनी डिग्री लेने से इनकार कर देते हैं, उन्हें इख्तलाफ होता है। और पूरी दुनिया में ऐसी मिसालें मौजूद होती हैं कि जिसको वो सही नहीं समझते, दुरुस्त नहीं समझते, उसके ख़िलाफ़ कम अज़ कम जुर्रत का मुजाहरा करते हैं। अगर वाकई जो है IG इस्लामाबाद इमरान खान साहब के कत्ल की साजिश में मुलव्वस हैं, तो क्या सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के पास इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो ये कह देते कि हुकूमत ने बेशक नामजद कर दिया, मैं ये एजाज़ नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ सियासत का कुछ रंग ही निराला है। यहाँ ड्राइंग रूम में बैठ के कुछ और कहा जाता है, जलसों में जाके कुछ और कहा जाता है। जब मुज़ाकरात की बात होती है वहाँ किसी और किस्म की बातें होती हैं। लेकिन कारकुन बेचारे करें क्या आखिर? जमशेद दस्ती साहब, उनकी ऐसी वीडियोज़ जो आप अगर सुन लें TV चैनल पर चलाई नहीं जा सकती। जो कुछ इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने कहा हुआ है और जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हुए हैं, वो नेशनल TV पे चलाने के काबिल नहीं है। लेकिन चंद एक कारकुनों की खिदमत में आज ज़रूर पेश करना चाहते हैं कि उनके अंदाज़ा हो कि पहले कभी वो परवेज़ लाई साहब को, डॉक्टर बाबर अवान साहब को, खुसरो बख्तियार साहब को, बहुत से लोगों को उनकी लीडरशिप क्या से क्या कुछ कहा करती थी। लेकिन हालिया ताज़ा तरीन उन्हें जो अब ज़ख्म सहना पड़ेगा वो जमशेद दस्ती साहब का होगा। सुनिएगा जमशेद दस्ती साहब क्या कहा करते थे। मोदी का अगर झूठा और गलीज शख्स देखा जाए इमरान नियाजी है। ये तो बेईमान है, बदबख्त है, झूठा है, कौम को जलील कर दिया और नौजवानों को जबरदस्ती इमरान खान ने बेरारवी पे लगा दिया, चर्च पे लगा दिया, हिरवैन पे लगा दिया, क्योंकि खुद हिरवैन पीने वाला है, कोकेन इस्तेमाल करता है, करप्ट और बददियानत आदमी है। पाकिस्तान का जो सियासतदान है झूठा है, फ्रॉडी है, मकारी है, मुनाफिक है, मद्दारी है, उसका कोई सरोकार नहीं है। वो सिर्फ अपने इक़्तिदार की हवस के लिए वो कुछ करता रहे। ये इस वक्त सियासत की सूरत हाल है। दूसरी तरफ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा है कि इलेक्शन बर वक्त करवाए जाएँ और तमाम तर जो ज़रूरत हो सकती है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तमाम इदारों को पाबंद किया जाए कि उन्हें मुकम्मल मदद फराहम करें। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनी जो उनकी लाजिक है या जो वो तरीक़ाकार समझते हैं उससे सदर मुमलिकत को आगाह भी किया, लेकिन सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानब कहा जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट में PTI जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो फिर बेंच की तश्कील क्या होगी, उस बेंच पर हुकूमत को क्या एतराज़ होंगे और क्या उनके एतराज़ को भी इंटरटेन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी व तज़ियाकार जनाब हबीब अकरम साहब। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। जस्टिस साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त बड़ा एक इबहाम है, PTI ये समझती है कि इस वक्त आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते, किसी सूरत में ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं है, इसीलिए इसे चैलेंज भी वो करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जबकि दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जो पहले भी फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर ये गुंजाइश मौजूद थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन को आगे कर सकता है अगर हालात ऐसे ना हो और साफ़ और शफाफ इलेक्शन की अगर उम्मीद ना हो, कोई रुकावटें हों तो इलेक्शन आगे जा सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये आइन में लिखा हुआ है
कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं, और इसमें दोबारा कहना कि 90 दिन में इलेक्शन करो और ये कहना कि प्रेसिडेंट साहब डेट मुकर्रर करें और ये करें, ये सब की ज़रूरत नहीं थी उनको सुप्रीम कोर्ट करने। ये मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया इस बात के ऊपर। खैर एक दफ़ा उन्होंने ऑर्डर दे दिया, अब उसके बाद फिर नेचुरली प्रेसिडेंट साहब ने डेट मुकर्रर करवा दी, गवर्नर साहब ने डेट मुकर्रर कर दी, इलेक्शन कमिश्नर ने डेट मुकर्रर कर दी। लेकिन इन द फाइनल एनालिसिस ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वही इलेक्शन करवाता है, और स्टेट तो इलेक्शन नहीं करवाती ना, गवर्नमेंट तो नहीं कराती, गवर्नर तो नहीं कराता, ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कराता है, उसकी ड्यूटी है। और वो आइन में लिखा हुआ है, आर्टिकल भी याद नहीं, आई थिंक इट इज 132 जी लिखा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है कि वो साफ, शफाफ और हर तरीके से सेफ और ईमानदारी से इलेक्शन करवाए, ये उसकी जिम्मेदारी है। अब जब ऑर्डर मिल गया उसको हर तरफ से, तो अब ये उस पे इन्होंने एक ऑर्डर, प्रेसिडेंट साहब ने भी ऑर्डर पास कर दिया, गवर्नर साहब ने भी ऑर्डर पास कर दिया कि फलां डेट से, ठीक है, वो उनके पास हक है करने का। 57 इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 57 है, उसके तहत मुकर्रर कर सकते टाइम, वो उन्होंने कर दिया मुकर्रर। लेकिन सेक्शन 58 भी है इलेक्शन एक्ट में, उसमें ये लिखा हुआ है अगर किसी वजह से इलेक्शन कमीशन जो है वो उस मुकर्ररा तारीख पर इलेक्शन नहीं करवा सकता, तो उस सूरत में वो एक नया शेड्यूल दे सकता है। जी ये उसको पावर है, आइन के तहत तो नहीं, लेकिन यकीनन कानून के तहत उसको पावर है। उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। अब देखिए, बात यह है कि ये सोचना ये चाहिए कि किसी को ऑर्डर देना कि आप इलेक्शन कराओ, ये कोई एक किसी गांव का इलेक्शन तो है नहीं, ठीक है, या किसी एक काउंसिल का इलेक्शन तो है नहीं, ये तो सारे मुल्क का इलेक्शन है, और एक 12 करोड़ का लोगों का सूबा पंजाब और फ्रंटियर, उनका इलेक्शन है। तो ये कोई पुश बटन एक्सरसाइज तो नहीं कि आपने बटन दबाया इलेक्शन हो गया, और अगर आपने बटन नहीं दबाया तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की गिल्टी। ये बात नहीं है, क्योंकि इलेक्शन तो एक इट्स एक्सरसाइज इन ह्यूमन एंडेवर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और ख़ास तौर से हमारे मुल्क में जहाँ पे कि इलेक्शन में कत्लो गारत होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, लोग बैलेट बॉक्सेस लेके भाग जाते हैं, क्या क्या हंगामे होते हैं, हमने तो सब कुछ देखा हुआ है पुराने ज़माने में। तो जब ये इन हंगामों को रोकने के लिए आम तौर से इलेक्शंस में हमेशा फौज की मदद ली जाती। जी अभी तक लोग कहते हैं कि सबसे शफाफ इलेक्शन जो हुए थे वो यहया खान ने इलेक्शन करवाए थे, वो सबसे शफाफ थे, क्योंकि फौज कंट्रोल कर रही थी। तो अगर फौज इस वक्त तो यकीनन नहीं पढ़ना चाहती इसमें, वो ऑब्वियसली इस वजह से नहीं पढ़ना चाहती क्योंकि उसके खिलाफ इतनी बातें हो चुकी हैं कि वो अपने ख्याल में फौज कहती है कि हम इसके नज़दीक नहीं आएंगे। जुडिशरी अपने लोगों को वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर्स नॉमिनेट नहीं करना चाहती। अब दूसरी बात पैसों की भी है, क्योंकि वैसे ही मुल्क को कहते हैं कंगाल मुल्क है और वो डिफॉल्ट हो रहा है। तो इस सब सूरत को हाल को देखने के बाद इलेक्शन कमीशन एक किस्म से, अब मैं ये नहीं कहता नहीं करना चाहिए, लेकिन बात सूरत उनको जस्टिफिकेशन मिल गई ये कहने कि भाई हम इस वक्त इलेक्शन नहीं करवा सकते, इस मौके पर नहीं कर सकते, ये इस वास्ते उन्होंने कर दिया। अब क्या ये आइन के खिलाफ है? ये एक बड़ा क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछा था। ये यकीनन आइन के खिलाफ इस वजह से है कि 90 डेज में इलेक्शन नहीं होगा यकीनन, लेकिन आइन कानून में उसकी गुंजाइश मौजूद है कि उसकी वेरिएशन हो सकती है। और आपने खुद शुरू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि अगर नहीं हो सकता तो आप उसमें और भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन कम से कम लें। यानी इस प्रिंसिपल को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं। अब वो कितने डिले होते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ये अलग बात है। तो ये एक मुबहम सी चीज़ है, और अगर अब सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी तो यकीनन मेरे ख्याल में दूसरी साइड जो है वो रिव्यू के लिए भी जाएंगे, और इसके सुप्रीम कोर्ट के लिए फैसला करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पहले इसमें नहीं आना चाहिए था, अब आ गए हैं उनको फैसला। फर्स्ट क्या सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं जी आप इलेक्शन फौरन करा दो, वो कहते हैं हम करा देंगे, लेकिन हम गारंटी नहीं देते कि हम साफ शफाफ इलेक्शन करवाएंगे। तो क्या उसको मानेंगी पार्टीज? तो ये सब चीज़ें, ये सवालात हैं, इतने आसान सवालात नहीं हैं, लेकिन जहाँ भी जो भी हो,
असल में इलेक्शन कमीशन यकीनन उसको जस्टिफिकेशन मौजूद है। ये जरूर हो सकता है कि चीफ सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि ये इलेक्शन कमीशन की जो है ये नाअहली है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इस वजह से वो गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दे सकती है कि आप इलेक्शन कमीशन में चेंजेस करें या उसको बदल दें लोग इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि ये लोग काम नहीं करते सही। ये ठीक, थैंक यू वेरी मच जस्टिस शाइक उस्मानी साहब। इफ्तिखार अहमद साहब, जो जस्टिस साहब बात कर रहे हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी तो है, लेकिन कानून के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है, अगर शफाफ इलेक्शन जो है उसके रास्ते में कोई रुकावट बन रही हो तो इलेक्शन आगे जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त कैफियत तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है। सोशल मीडिया पर एक कंपेन चल रही है, आर्टिकल 6 की बात की जा रही है। फिर सदर मुमलिकत ने ख़त भी लिख दिया वज़ीर आज़म को कि वो इलेक्शन कमीशन को पाबंद करे इलेक्शन करवाने का 30 अप्रैल को। साथ ही साथ जिन इदारों की मदद दरकार है इस वक्त इलेक्शन कमीशन को, वो उनको फराहम करने के लिए वज़ीर आज़म हदायत जारी करें। यार बात यह है कि मेरा ख्याल है कि सारी खेल इलेक्शन कमीशन को ख़त्म करने के लिए खेली जा रही है, और ये गलती की जिम्मेदारी आयद होती है ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के ऊपर कि वो इतने नाअहल हैं कि वो इलेक्शन के लिए तैयारी कर ही नहीं पाए। जिस वक्त ये मसला ज़ेर बहस आया था, उस वक्त उनको चाहिए था कि उनकी लीगल टीम इतना स्ट्रॉन्ग इसको फाइट करती कि यहाँ तक मामला पहुँचता ही ना। और ये जज साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का इशू था ही नहीं, लेकिन उस मौके पर अल्लाह जाने उनकी किस लीगल टीम ने हुकूमत के मौक़िफ़ को डिफेंड करने की कोशिश की, या इलेक्शन कमीशन के वो जो वकला थे वो क्यों अगर कामयाब नहीं हुए ये बात कन्विंस करने को सुप्रीम कोर्ट को कि मुल्क में ऐसे हालात हैं या फौज मदद दे नहीं रही, RO आप देने को तैयार नहीं है और पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। दैट वाज द टाइम कि ये सारे आर्गूमेंट वहाँ पे डट के खड़े होकर दिए जाते और फिर देखते क्या होता। उस वक्त ये किया नहीं गया और वहाँ पे फिर दो ऑप्शन आई। सुप्रीम कोर्ट ने एक उस कानून के मुताबिक जो एक्ट है इलेक्शन का, उसकी एक बात पर तो पाबंद कर दिया, लेकिन अब वो दूसरी बात पे जब वो आ रहे हैं तो उसको वो मानने को तैयार नहीं है। और उस्मानी साहब ने अभी एक बात बहुत बड़ी कह दी है और मुझे समझ आ रही है कि अल्टीमेटली होने ये जा रहा है कि चीफ जो है जज पाकिस्तान का वो इलेक्शन कमीशन को ही बदलने का फैसला दे देगा कि ये इलेक्शन कमीशन ही नाअहल है। इसीलिए आज पाकिस्तान के सदर ने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है। हालांकि कमांडर इन चीफ वो अफवाज पाकिस्तान का वो है, वो खुद कमांडर इन चीफ के तौर पर अफवाज पाकिस्तान को हुक्म दे सकता था कि जाओ जाके इलेक्शन कमीशन की मदद करो। वो एक्सरसाइज उसने नहीं की, उसने ओपन छोड़ के आज दो दबाव होंगे सुप्रीम कोर्ट पे, एक लेटर ऑफ द प्रेसिडेंट टू द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑन दी अदर हैंड उस्मानी साहब की ये ऑब्जर्वेशन कि ये सुप्रीम कोर्ट कह सकती है ये इलेक्शन कमीशन नालायक है, और ये इलेक्शन कमीशन नालायक है डेस्केट के इलेक्शंस के बाद से लेकर अब तक। ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। हबीब अकरम साहब, आपकी तरफ आता हूँ। जो अभी बात इफ्तिखार साहब भी कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बदला जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जाएगा जब तो उस पर मज़ीद एक आइनी और बहस छिड़ जाएगी। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म को ख़त, जो इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान खुद सुप्रीम कमांडर हैं, वो फ़ौज को भी लिख सकते हैं कि भाई फ़ौज फराहम की जाए। अदलिया अपने बंदे देने को तैयार नहीं है, फ़ौज इलेक्शन के लिए ड्यूटी देने को तैयार नहीं है, पुलिस फोर्स सूबाई हुकूमतें देने को तैयार नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बेचारा क्या करे? पहले तो मैं जरा जो भी जस्टिस शाइक उस्मानी साहब फरमा रहे थे, मैं निहायत अदब के साथ उस इस्तदलाल से या उस ट्रेन ऑफ रीजनिंग से जो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जस्टिस साहब ने इख्तियार की है, मैं उससे इख्तलाफ की जसारत करता हूँ। मैं ये समझता हूँ और ये बड़ी जसारत है, छोटा मुँह बड़ी बात है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सवाल है उस पर मेरे जैसे छोटे लोगों को भी अपने जहन में आने वाले ख्यालात का इजहार करना चाहिए, चाहे वो सवाल की सूरत में ही क्यों ना हो और चाहे उसमें कहीं जसारत का शायबा ही क्यों ना गुजरता हो। बात यह है कि अगर जनाब के इस्तदलाल को मान लिया जाए तो पाकिस्तान की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की इमारत ही धड़ाम से नीचे आ गिरती है।
उसकी वजह है किसी भी जमहूरी मुल्क में जो जमहूरी निज़ाम होता है वो दरअसल कानून के और दस्तूर के ताबे होता है, और दस्तूर जो है अपनी तमाम तर ताकत दरअसल अवाम से अखज़ करता है। हमारे दस्तूर का जो इब्तदाइया है वो ये बताता है कि वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान, हम लोग हैं, हम पाकिस्तान के लोग अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, और किस शर्त पे देते हैं कि इसमें अल्लाह ताला का इख्तिदार आला होगा और वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए इस्तेमाल किया जाएगा। जहां पर चोजन रिप्रेजेंटेटिव का सवाल आएगा वहां पे इलेक्शन का सवाल आएगा, और इलेक्शन इस दस्तूर के लिए उतना ही जरूरी है जितनी लिखने के लिए रोशनाई और कागज का बैक वक्त होना जरूरी है। इस तरह अगर इलेक्शन से हम डिले करेंगे तो जस्टिस साहब इस नुक्ते को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जनाब अली हम दरअसल अपनी ग्रैंड नॉर्म से तजावुज करेंगे। हेन्स किल्सन की जो थ्योरी ऑफ प्योर लॉ है वो दरअसल यही है कि जब आप किसी बुनियादी कदर से इनहराफ करते हैं तो दरअसल आप पूरे के पूरे दस्तूर से या किसी भी सेट ऑफ लॉ से आप इनहराफ कर लेते हैं। तो लिहाजा इतना बड़ा इनहराफ अगर पाकिस्तान के अंदर हो रहा है तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन बाकी बचा है। एज ऑफ टुडे जब इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि वो इलेक्शन नहीं करवा सकता, तो उससे दो वाकयात हो चुके हैं। नंबर एक, दस्तूर के टूटने का खदशा पैदा हो चुका है, या कम से कम दस्तूर में ऐसी दरार है जिसका सिर्फ हतमी ऐलान होना है कि वाकई दस्तूर टूटा है या नहीं टूटा। लेकिन हबीब अकरम साहब जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी, जो फैसला था जिसमें कहा गया था कि इलेक्शन करवाए जाएं, जिसके बाद 30 अप्रैल की पंजाब में तारीख भी मुकर्रर हुई, उसी फैसले के आखिरी पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि अगर जो है फेयर इलेक्शन के लिए ज़रूरी हो तो तारीख जो है वो तब्दील की जा सकती है, लेकिन नज़दीक की मुद्दत दी जाए, करीबी तारीख दी जाए। जो चेंजेस तो ऑलरेडी इजाज़त दी सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। नसरुल्लाह मलिक साहब, मैं यहाँ पे कानून पढ़ाने नहीं बैठा हुआ, लेकिन मैं थोड़ा सा एक वाजे कर दूं। जब सुप्रीम कोर्ट ने जिस पैराग्राफ का आप जिक्र कर रहे हैं उसके पीछे एक प्रिंसिपल है लॉ का, और वो लॉ का प्रिंसिपल ये है, मैं उसको मिसाल से वाजे कर दूं कि अगर मैंने एक मुअय्यना मुद्दत में आपके कुछ पैसे देने हैं और मैं उस मुअय्यना मुद्दत में पैसे तो नहीं दे पाता, लेकिन उसके खात्मे से पहले मोतदबा पैसे आपके अदा कर देता हूं, और थोड़े से पैसों के लिए आपसे उस मुद्दत की एक्सटेंशन का तालिब हूं, तो कानून का ये प्रिंसिपल है कि कानून मेरी नीयत देखता है कि वो वाकई अदा करना चाहता हूं और मैंने अदा कर दिया है उसका मुतदबा हिस्सा, लिहाजा इसको थोड़ी सी रियायत दे दी जाए। यही वजह है कि जब किसी अपील का इसी प्रिंसिपल के ऊपर, लॉ के इसी प्रिंसिपल के ऊपर आपको वक्त दिया जाता है कि इतना वक्त गुजर जाएगा तो तब आप इस काबिल होंगे कि आप दावा दायर कर सके। तो लिहाजा इसके पीछे एक प्रिंसिपल, इसके लिए जरूर ये नहीं है जो जिस तरह हमारे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 90 दिन की मुद्दत को आप 6 महीने 9 महीने पे ले जाएं। असल बात यह है कि 90 दिन की मुद्दत का मतलब यह है कि मोतदबा हिस्सा उसके अंदर, बाकी अगर थोड़ा सा आगे भी चला जाए तो आर्टिकल 254 उसको कवर कर देगा। तो लिहाजा ये है कॉन्स्टिट्यूशन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे देखता हूं। और जहां तक मामला है कि इलेक्शन कमीशन के आगे कर सकता है, इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है और इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार ही नहीं है कि वो 90 दिन की मुद्दत 91 दिन में नहीं कर सकता। ये जब तक कोर्ट उसको आर्टिकल 254 को अप्लाई नहीं करेगी। ये ऐसा नहीं है कि मैं कहूं कि जनाब आर्टिकल 254 जो है, मैं इलेक्शन कमीशन हूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूं, तो लिहाजा मैं उसको खुद अप्लाई कर लूंगा। लिहाजा ये जो कुछ बहस इलेक्शन कमीशन कर रहा है ये बुनियादी तौर पे गलत है और ये लोगों को मिसगाइड करने वाली बात है। ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से डिविएशन है। ठीक है, अभी बकर साहब कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आएंगे। ये तो कानूनी पहलू हैं जो इस वक्त मामला दरपेश है इलेक्शन के हवाले से, लेकिन साथ साथ कुछ सियासी पहलू भी हैं। PTI कहती है कि PDM जो है वो इलेक्शन से फ़रार चाहती है। PDM ये समझती है कि अगर कानून के मुताबिक इस वक्त पंजाब के अंदर भी अगर इलेक्शन होते हैं, वफाक के अंदर इलेक्शन बाद में होते हैं, तो ये सियासी बहरान हल नहीं हो पाएगा।
दोनों अपना अपना मौका रखते हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, हबीब अकरम साहब की बात भी आपने सुनी। कुछ लोग कहते हैं, कुछ माहिरीन कानून ये समझते हैं कि निगरान हुकूमतें होना ज़रूरी हैं जब भी मुल्क के अंदर इंतखाबात होंगे। अगर दो सूबों के अंदर, पंजाब के अंदर और KP के अंदर इलेक्शन के बाद हुकूमतें बन जाती हैं और उसके बाद फिर कौमी असम्बली के इंतखाबात होते हैं, तो पंजाब में तो मुंतखब हुकूमतें होंगी और इस वक्त भी वफाक के अंदर एक मुंतखब हुकूमत मौजूद है, जबकि वहाँ पर भी निगरान हुकूमत का होना ज़रूरी है। माहिरीन कानून ये समझते हैं। आप समझते हैं कि ये भी एक बुनियादी नुक्ता है कानूनी जो इस वक्त मसाइल जो है वो पैदा कर रहा है? नहीं, देखिए, बात ये है कि जो ये केयरटेकर कैबिनेट की जो बात आइन में लिखी गई है, वो इस वजह से लिखी गई थी ताकि साफ और शफाफ इलेक्शन हो और जो रूलिंग पार्टी है वो अपना असर रसूख ना इस्तेमाल कर सके इलेक्शन के दौरान। ये मकसद था उसका। लेकिन अगर इलेक्शन पोस्टपोन होते हैं, जिस तरह के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है, तो उस सूरत में केयरटेकर गवर्नमेंट का तो कोई जवाब है ही नहीं कि रहे। तो इस वजह से फिर हमको आइन की तरफ देखना पड़ेगा दोबारा, जिसके तहत जो जब कोई असेंबली डिसॉल्व होती है तो जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर होता है वो कंटिन्यू करता है। तो इस वजह से ये भी हो सकता है, अगर चीफ सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पहुंची कि ये ठीक है और इन्होंने पोस्टपोन कर दिया, ठीक है कर दिया, लेकिन अब इसकी वजह से केयरटेकर हुकूमत की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो पुराना चीफ मिनिस्टर था यानी परवेज इलाही साहब, वो कंटिन्यू करेंगे, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर पंजाब में इलेक्शन होते हैं और वफाक की हुकूमत मुंतखब हुकूमत रहती है, पंजाब में निगरान हुकूमत है, वफाक में मुखालफ जो है एक हुकूमत है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो फिर PTI ये कह सकती है कि वफाक असरअंदाज हो रहा है इंतखाबात के ऊपर, उसकी फिर आइनी और कानूनी हैसियत क्या होगी? देखिए, वफाक का तो इससे कोई ताल्लुक है ही नहीं ना। ये तो आप समझ लें कि इलेक्शन से यहाँ पे वफाक का कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना, वफाक की जिम्मेदारी नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर वो सेक्शन 58 को इलेक्शन एक्ट पे डिपेंड करके वो इसको पोस्टपोन करता है तो ठीक है, वो करे यकीनन, और वो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है ये सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइन करेगी। लेकिन हर सूरत वो मौजूद है कि वो डेट चेंज कर सकता है। और जिसका आपने कहा था पहले ही कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी लिखा हुआ है कि डिले अगर हो जाता है तो कम से कम डिले हो, कितना डिले हो ये नहीं लिखा, लेकिन कम से कम हो। तो अब बात असल में यहाँ पे आके टिकती है कि अगर फर्ज किया इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ये जो बात है कि इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया जाए, इसको मान लिया जाए, तो फिर केयरटेकर गवर्नमेंट का क्या हशर होगा? केयरटेकर गवर्नमेंट तो बाहर सूरत नहीं रह सकती, क्योंकि केयरटेकर गवर्नमेंट का तो मकसद खत्म हो गया, इलेक्शन तो वो करवा नहीं रही है। तो इस वजह से अब जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जो आइन में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई असेंबली डिसॉल्व होती है तो जब तक कि नया चीफ मिनिस्टर नहीं आता तो जो पुराना चीफ मिनिस्टर है वो कंटिन्यू करेगा। तो इसके मतलब कि परवेज इलाही साहब दोबारा चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, जो बड़ी शायक उस्मानी साहब ने बड़ी अहम बात की है कि अगर इलेक्शन मुलतवी होते हैं तो पुराना चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू कर जाएगा, तो फिर इस लिहाज से तो परवेज साहब अगर वज़ीर आला बनते हैं तो एक नई सियासी लड़ाई शुरू हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल ठीक उस्मानी साहब ने कहा। उस्मानी साहब ने आज दो बड़ी अहम बातें कही हैं। ये उन लोगों के लिए जिनके पास अक्ल और दानिश है। नंबर एक, इन्होंने उस्मानी साहब ने इस खदशे का इज़हार किया है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस की आड़ में इलेक्शन कमीशन को भी फारिग कर सकती है। जो दरख्वास्त गुजार की बड़ी पुरानी ख्वाहिश है, और दरख्वास्त गुजार ये दस्का के इलेक्शन से लेके 20 मरतबा वो और उसके साथी ये मुतालबा कर चुके हैं। एक बात। दूसरी बात, ये बड़ी टेक्निकल है कि अगर एक असेंबली डिसॉल्व होती है तो लिखा वहाँ पर यही है कि जब असेंबली डिसॉल्व होती है तो चीफ मिनिस्टर जब तक नया नहीं आता, जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है वो कंटिन्यू करेगा, ये लिखा हुआ है। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि क्या ये मसला सुप्रीम कोर्ट मान लेगी? क्योंकि अगर रास्ता तो ये निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे रास्ता निकालने की कोशिश नहीं की जा रही। यहाँ पे सिस्टम को जो सबताश करने की कोशिश की जा रही है, उसका हल ना तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, ना ही शाइक उस्मानी साहब की इस तजवीज़ के पास है, और ना ही इलेक्शन कमीशन को बदलने के पास है।
ये है वो चीजें जो खौफनाक सूरत हाल हर आने वाले दिन में बदल ले रही हैं। एक रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता, और वो रास्ता है शहबाज शरीफ के पास कि शहबाज शरीफ शुड अनाउंस ए डेट फॉर द जनरल इलेक्शन इन पाकिस्तान, नॉट ऑन ऑफ 8 अक्टूबर और नॉट ऑफ दिस बहस के 90 डेज ना हुए तो मौत आ जाएगी। आइन में और बहुत सारी चीजें लिखी थी जो एक वक्त में होनी चाहिए लेकिन वो नहीं होती। इसी आइन में लिखा है कि अगर वो वक्त पे नहीं होती तो वो ये नहीं समझी जाएंगी कि वो आइन को तबाह कर रही हैं। इसी आइन में कहीं पे लिखा हुआ है। चूंकि मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मैंने बातें सुनी हैं और जिनसे मैंने बातें सुनी हैं वो कानून को जानते हैं। सो हम एक मुश्किल हालात की तरफ जा रहे हैं। जो खेल शुरू की गई थी 3 DGI ने एक तरतीब के साथ कि इस मुल्क के अंदर एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर देनी है, इतनी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर देनी है कि मुश्किलात बढ़ती जाएं, उसमें उनका दिया हुआ जो प्रोग्राम है वो कामयाब है, उसी पे चीजें चल रही हैं। बस मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह मियां हम पर रहम फरमा और हमको वो रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा जो मेरे मुल्क के लिए बेहतर है, मेरे मुल्क के गरीब अवाम के लिए बेहतर है। ये ना पीपल्स पार्टी गरीब अवाम की बात कर रही है, ना PMLN गरीब अवाम की बात कर रही है, ना PTI का मुतालबा गरीब अवाम के लिए। ये मुतालबा इनका इक़्तिदार की खातर है। ये ग्रुप है 3, एक वकला प्लस सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस एंड 4 पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो चाहती हैं इस मुल्क के अंदर ये खेल करना। तो अल्लाह रहम करे। हबीब अकरम साहब, कानूनी पहलुओं के साथ साथ कुछ सियासी पहलू हम डिस्कस करते हैं। पहला मसला तो ये है कि अगर पंजाब में इलेक्शन होते हैं तो उसकी मुद्दत अलग होगी, KPK के अंदर इलेक्शन होते हैं तो उसकी मुद्दत अलग हो जाएगी उसकी, और अगर नेशनल असम्बली के इलेक्शन होते हैं तो उसकी मुद्दत एक अलग होगी। तो फिर जो कई ऐसी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं इन इंतखाबात की मुद्दत के साथ, उसका क्या बनेगा? सेनेट के इंतखाबात आ जाते हैं, फिर उसमें क्या हम कर पाएंगे? दूसरा मसला ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा देती है तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती कौन करेगा? फिर लड़ाई है इस वक्त PTI के माबैन और PDM की हुकूमत के माबैन। अपोजिशन PTI अपने आप को समझती है लेकिन वहाँ राजा रियाज साहब जो हैं अपोजिशन लीडर हैं। ये मामलात क्या सियासी तौर पर हल नहीं हो सकते? देखिए, जहां तक आपने अभी बात की ना कि असेंबलियों की मुद्दत अलग अलग हो जाएगी, तो दस्तूर में इसकी तकदीस कोई कहीं दर्ज नहीं है। दस्तूर ने ये बात ओपन छोड़ी हुई है कि अगर अलग अलग भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पाकिस्तान चलता रहेगा। असल बात यह है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाना ये वो चेक है जिसके ऊपर हमें अमल दरामद करना है। मुद्दतें आगे पीछे होती रहती हैं, अमेरिका में आगे पीछे है, इंडिया में आगे पीछे है, विफाक जहां जहां पे है और वहां पे इलेक्शंस होते हैं वहां इस तरह की मुद्दतें आगे पीछे होती रहती, कोई परेशानी की बात नहीं है। और एक दफा यह भी हो सकता है कि अगर बहुत ही ज्यादा सियासी तकलीफ का हमें सामना है तो हम आज इलेक्शन करवा लें और आइंदा असेंबली जो बनेगी, जो कौमी असेंबली होगी, तो वो बाद में जब इन असेंबलियों की मुद्दत खत्म होगी तो 4 महीने पहले उस असेंबली को तोड़ दे, तो लिहाजा इकट्ठे इलेक्शन आ जाएंगे। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। जहां तक बात यह है कि पॉलिटिक ये जो इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा देने की, तो इसके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा वाज़ेह है कि अगर ऐसी सूरत पेश हो जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो रिजाइन कर जाए या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को निकालने के लिए बाकायदा तौर पर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो फैसला कर दे, तो उस सूरत में इलेक्शन जो सीनियर मोस्ट बंदा होगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आर्जी चार्ज संभाल लेगा और इलेक्शन कमीशन का काम नहीं रुकेगा। तो लिहाजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होना इलेक्शन के लिए जरूरी नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होना यानी उन्होंने अपना काम अगर नहीं किया और उसका कोई नतीजा निकलता है तो जाहिर है उन्हें भुगतना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि जहां तक पॉलिटिकली इकट्ठा होने की बात है, तो मैं मतलब इसमें क्या जरूरत है इकट्ठा होने की? यानी हम चाहते ये हैं कि दस्तूर तोड़ने के लिए सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएं, क्योंकि इलेक्शन की सूरत में तो दस्तूर टूट जाता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता हूं। क्या आईनी तौर पे पंजाब की निगरान हुकूमत जो बनी है ये आईनी तौर पे दुरुस्त है या गलत है? देखिए, आईनी तौर पे उस वक्त तक दुरुस्त है जब तक 90 दिन मुकम्मल नहीं हो जाते 1 जनवरी से ऑनवर्ड। जब से माफ कीजिएगा या मुझे 1 मिनट की अगर आप इजाजत दें तो आईनी तौर पे दुरुस्त बनने वाली हुकूमत मोहसिन नकवी साहब के
निगरान वजारत आला की जो है वो क़यादत में ये हुकूमत, इमरान खान साहब ने इसको पहले दिन से ही मानने से इनकार कर दिया था, कहा हम इस हुकूमत को नहीं मानते। अब देखिए, ये तो पॉलिटिकल चीजें होती हैं और बहुत सारी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक दूसरे के बारे में यही कहती रहती हैं। आपको याद होगा, ये भी कहा जाता रहा है, जो इस वक्त हुकूमत में है हमारी पीडीएम, ये कहा करती थी कि ये असेंबली ही जाली है, ये असेंबली इस काबिल ही नहीं है कि इसके अंदर बैठा जाए, ये असेंबली से इस्तीफे दे दिए जाए, असेंबली को तोड़ के नए इलेक्शन करवाए जाए। आज वही असेंबली है और उसी के अंदर से वजीर आजम बना हुआ है। तो लिहाजा ये पॉलिटिकल बातें, इनको कानून की बातों से मिक्स ना करें, ये अपनी पॉलिटिकल पॉस्चरिंग होती है। तो लिहाजा पॉलिटिकल पॉस्चरिंग की तो पॉलिटिकल पार्टीज को यानी उसका पूरा हक होता है। लेकिन जहां तक मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत का ताल्लुक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल तो जरूर है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ अपनी मॉरल अथॉरिटी लूज करती चली जा रही है। बहुत सारे ऐसे काम अभी जैसे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, माफ कीजिएगा, हमारा जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, इलेक्शन एक्ट 2017 में वाज़े तौर पे वो तमाम काम लिख दिए गए हैं और उन हुदूद और क़यूद का तयन कर दिया गया है जिसमें किसी निगरान हुकूमत को काम करना, और वो बहुत छोटी सी है। हमारे जो निगरान वजीर आला है वो तो हर रोज उन हुदूद और क़यूद से बाहर निकलते नजर आते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो इवन हैंडेड भी नहीं है। उनके बयानात, उनके नीचे आईजी के बयानात, उनके वज़रात के बयानात ऐसे हैं कि जो पॉलिटिकल मीनिंग लिए हुए होते हैं। तो लिहाजा इवन हैंडेड तो ये डेफिनेटली नहीं है। ठीक है हबीब अकरम साहब, यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुशामदीद। जैसे शाइख उस्मानी साहब, एक बड़ी और बहस आजकल जारी है इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के हवाले से। PTI के बहुत से लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, फिर उनकी ज़मानतें हो जाती हैं, मुकदमात जो है दीगर सूबों में भी कायम किए जाते हैं, वहाँ लोगों को ले जाया जाता है। दूसरी तरफ जो है इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे ये समझते हैं कि फ़ौज पर, अदलिया पर, सोशल मीडिया पर भरपूर कंपेन चलाई जाती है जिसका रास्ता रोका जाना ज़रूरी है, इसलिए बाज़ गिरफ्तारियाँ होती हैं। लेकिन इस वक्त बज़ाहिर हमें नज़र आता है कि कानून को कोई मानने को तैयार नहीं है। जिसका जो दिल करता है वो सोशल मीडिया पर लिख भी देता है, इल्ज़ामात भी लगा देता है और तनकीद भी कर लेता है। कोई ना कोई कहीं जाके इस चीज़ों को रोकना पड़ेगा। फिर लोगों की जब गिरफ्तारियाँ होती हैं तो कहा जाता है इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। यही माजी में सियासी जमातें करती रही हैं। देखिए, बदकिस्मती से हमारे जो आइन में, हमारे कानून में फौज को और अदलिया को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सैक्रोसैंक्ट, समझा जाता है कि इनके खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये सही भी है, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो उस सूरत में जबकि फौज और अदलिया जो है अपना काम करे और दूसरे कामों में इंटरफेयर ना करे, उस सूरत में यकीनन बिल्कुल सही है। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारी तारीख है वो दिखाती है कि फौज जो है हमेशा इन्वॉल्व रही है पॉलिटिक्स में। अभी तो इमरान खान साहब ने खुद इतनी दफ़ा अनाउंस किया कि जिस तरह से जनरल बाजवा साहब उनको ऑर्डर दिया करते थे, खुद एक्सेप्ट करते हैं, जो पहले नहीं कहते थे, उन्होंने उनको इनसे एक्सटेंशन भी दी। और उसके अलावा अदलिया जो है वो भी बदकिस्मती से जब से ये सुप्रीम कोर्ट ने जो सो मोटो नोटिस का सिस्टम शुरू किया इफ्तिखार चौधरी के ज़माने से, उसके बाद से वो बिला वजह उन चीज़ों में इंटरफेयर करती है जिसमें उनको इंटरफेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। सियासी लोग तो आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं और ख़ासतौर से हमारे मुल्क में तो एक दूसरे को गालियाँ देते रहते हैं, दूसरे को तंग करते हैं। तो उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल अलग रहना चाहिए। वो कोई को आपस में उनकी लड़ाई में उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हम देख रहे हैं कि पिछले सालों से बीच में इंटरफेयर करती है और ऑर्डर देती है, जिसकी वजह से और कंट्रोवर्सी बढ़ती है। तो अब ये सब चीज़ें जब सुप्रीम कोर्ट और अदलिया करती है तो यकीनन फिर उनका जो क्रेडिबिलिटी है वो काफ़ी हद तक गिर जाती है और फिर उनका असर रसूख भी कम हो जाता है। इफ्तिखार अहमद साहब, लोगों की गिरफ्तारियाँ जिस तरीके से हो रही हैं, PTI ये समझती है कि उनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। आप हिसान न्याजी की बात करें, उन्हें बलूचिस्तान ले जाया जा रहा है। बाकी लोग भी जो गिरफ्तार होते हैं उनके ऊपर इल्ज़ामात इतने संगीन भी नहीं होते, लेकिन उन्हें रातों रात उठा लिया जाता है। अगरचे बाज़ ये मामले PTI भी करती रही है, लेकिन क्या ये दुरुस्त अमल है? सर, मैं ये पहले ये बताया जाए कितनी गिरफ्तारियां अब तक आपके इल्म में आ चुकी हैं?
93 तो आज रिहा हुए हैं कारकुन उनके। वो है ना जो जमान पार्क वाले हैं। इस किस्म की तो गिरफ्तारियां हम जब पॉलिटिकल एक्टिविटी करते थे तो थाने के थाने भरे होते थे। थाना पुरानी नारकली, थाना सिविल लाइन, थाना शुमाली छावनी। अजहर मशवानी को उठा लिया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। नहीं, एक मिनट देखना, आराम से 1 बाय 1 चले ना। पहला सवाल तो आपका ये था कि पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी तो गिरफ्तारियां तो होती हैं और जमानतें भी हो जाती हैं। अब इसके बाद मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी चीज है जो बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी है, वो बताएं ताकि उस पर मैं अपना राय दे सकूं। अजहर मशवानी साहब को पकड़ना चाहिए था, एहसान न्याजी साहब को। ये एहसान न्याजी साहब को गिरफ्तार किया गया कानूनी तौर पे, उनको पेश करने के लिए बलूचिस्तान ले जाया गया। इट इज ऑन द रिकॉर्ड। हमें गिरफ्तार किया जाता था 9 दिन तक। मैं खुद जो आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ, 9 दिन तक मेरे घर वालों को नहीं पता लगा था कि मैं कहाँ हूँ। और ये बैक पेज पर उस वक्त नवाब वक्त की बैक पेज की खबर है। ठीक है हबीब अकरम साहब, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिस तरीके से कंपेन करते हैं, हम खुद भी उसका निशाना बनते हैं। गालियां देना तो बहुत छोटी सी बात है, धमकियां देने पर उतर आते हैं। इनके खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो फिर ये कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है। ये जो भी बात करते इफ्तिखार अहमद साहब कि माजी में भी कारकुन पकड़े जाते रहे, गिरफ्तारियाँ होती जाती रहीं, लोगों ने कोड़े भी खाए, लेकिन PTI के कारकुन क्यों ये समझते हैं कि वो आइन भी तोड़ें, वो खिलाफ कानून काम भी करें, वो धमकियाँ भी दें सोशल मीडिया पर, लेकिन उनको गिरफ्तार ना किया जाए। नसरुल्लाह मलिक साहब, शायद आप जो कुछ फरमा रहे हैं मैं खुद को उससे मुत्तफिक नहीं पाता। उसकी वजह यह है कि मैं बिल्कुल पाकिस्तानी के तौर पे मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर बोलने, बात करने, ख्याल रखने, ख्याल का अबलाग करने की अनक्वालिफाइड आज़ादी होनी चाहिए। और जब मैं अनक्वालिफाइड आज़ादी की बात करता हूँ तो उसका मतलब यह है कि उसके साथ अगर मगर हेच मेच कुछ नहीं होता, वो सिर्फ आज़ादी होती है बात करने की। तो लिहाजा एक तो जब भी किसी शख्स को उसके ख्याल की वजह से या उस ख्याल के अबलाग की वजह से पकड़ा जाएगा तो मेरे नज़दीक ये सख्त ज्यादती है। उसके बाद दूसरी तरफ आ जाइए कि आखिर ये सारी जो जितनी भी कानून की रहमो करम है, ये जितनी भी अदल गुस्तरी है, ये सारी की सारी एक ही पार्टी से जुड़ी हुई क्यों है? इसी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोगों की कुछ अर्सा पहले हमने वीडियोस चलती हुई देखी थी नेशनल नेटवर्क्स पे कि लोग बच्चे नौजवान मेरी उम्र के लोग आके बता रहे थे कि जनाब हम तौबा करते हैं, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहकावे में आ गए। अच्छा, अब लोग पॉलिटिकल पार्टियों के बहकावे में आते हैं? ये वीडियोस कैसे चली थी और कैसे बनवाई गई थी, ये क्या आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। ठीक है हबीब अकरम साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार अहमद साहब, जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।